नोएडा अथॉरिटी ने नगली बाजितपुर गांव में चल रहे अवैध निर्माण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए वहां बने फ्लैटों को अवैध घोषित कर दिया है। अथॉरिटी ने एक अहम नोटिस जारी कर आम जनता को इन फ्लैटों में निवेश न करने की चेतावनी दी है। परिवहन विभाग ने आरटीओ और एआरटीओ दफ्तरों में वाहन संबंधी कामों के लिए लोगों की सुविधा के लिए जरूरी कदम उठाए हैं। अब बुजुर्गों, सैनिकों, पूर्व सैनिकों और महिलाओं की सुविधा के लिए अलग अलग काउंटरों पर जाकर काम कराया जाएगा। परिवहन मंत्री दया शंकर ने इस पर निर्देश दिए हैं। हल्की ठंड के साथ ही गौतम बुद्ध नगर की हवा में जहर घुलता जा रहा है। इस महीने की शुरुआती 7 दिनों में दोनों शहरों का EQI 3 बार बेहद खराब श्रेणी में रहा। गुरुवार को भी नोएडा और ग्रेटर नोएडा की हवा खराब श्रेणी में रही। कहा जा रहा है इस हफ्ते वायु प्रदूषण और बढ़ेगा। छठ महापर्व के अवसर पर गुरुवार को खरना के बाद गौतम बुद्ध नगर में 300 से अधिक घाटों पर 5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर छठ मैया की पूजा करी। शुक्रवार सुबह 5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने सूर्य को अर्घ्य देकर अपना 36 घंटे का उपवास तोड़ा। नोएडा एक्सप्रेसवे पे अथॉरिटी के 2 नए अंडरपास बनाने की तैयारी हो रही है। यह अंडरपास झट्टा और सुल्तानपुर गांव के सामने बनाए जाएंगे। इससे इन दोनों गांवों के साथ साथ आसपास के 15 गांवों के लोगों को एक्सप्रेसवे पार करने की सुविधा मिलेगी। नोएडा और दिल्ली से फरीदाबाद जाने वाले लोगों के लिए खुशखबरी आ रही है। घंटे से ज्यादा समय लेने वाला यह सफर आने वाले 5 दिनों में सिर्फ 20 मिनट में पूरा हो जाएगा। इसके लिए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाली सड़क को खोलने की तैयारी की जा रही है। पिछले 5 सालों में नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्रीमियम रियल एस्टेट हॉट स्पॉट के रूप में उभरे हैं। पूरे दिल्ली NCR में नोएडा और ग्रेटर नोएडा ही एकमात्र ऐसी जगह है जहां पिछले 5 सालों में प्रॉपर्टी की कीमतें दुगने से भी ज्यादा हो गई हैं। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में ग्रुप हाउसिंग में बिना बिकी प्रॉपर्टी में कमी आई है। नोएडा के फेज 3 थाना पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जो NCR के शहरों में वाहनों से कीमती इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल चोरी करता था। आरोपी के पास 12 EVM और औजार बरामद हुए हैं। आरोपी के खिलाफ पहले से 14 मामले दर्ज हैं। आने वाले दिनों में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड अपने नोएडा कैंपस में HRDI बिल्डिंग का जीर्णोद्धार करेगा। इसके लिए BHEL ने आर्किटेक्चरल कंसल्टेंसी को आमंत्रित किया है। इसके साथ ही BHEL अपने नोएडा कैंपस को भी रेनोवेट करेगा। इसमें 2 साल का समय लगेगा। नोएडा के सेक्टर 51 स्थित Cloud9 अस्पताल के प्रबंधक और 3 डॉक्टरों समेत अन्य के खिलाफ सेक्टर 49 में एक महिला ने केस दर्ज कराया है। महिला का आरोप है कि डॉक्टरों की टीम ने ऑपरेशन के दौरान उसके पेट में पाइप छोड़ दिया। करीब 7 महीने बाद दूसरे अस्पताल में ऑपरेशन के बाद ही पाइप निकाली जा सकी। पुलिस ने घटना की जाँच शुरू की है। दादी नोएडा गाजियाबाद निवेश क्षेत्र के मास्टर प्लान 2041 को 18 अक्टूबर को शासन से हरी झंडी मिल गई है। इस प्लान को प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में भी रखा जा चुका है। विकास कार्यों की सुनियोजित प्रगति सुनिश्चित करने के लिए प्राधिकरण ने चिन्हित क्षेत्रों में नए निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है। नोएडा के सेक्टर 125 स्थित अमेठी यूनिवर्सिटी में एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें एक छात्र की ईमेल आईडी उसके साथ पढ़ने वाले छात्र ने ही हैक कर ली। इसके बाद यूनिवर्सिटी डायरेक्टर को मेल भेजकर उन पर आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की गुहार लगाई गई है। इस मामले में छात्र ने सेक्टर 126 थाने में शिकायत की है। नोएडा प्राधिकरण और NGT लगातार आदेश और निर्देशों के बावजूद बिल्डर अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रहे हैं। हालात यह है कि बिल्डर बेसमेंट बनाने के लिए धड़ल्ले से भूजल का दोहन कर रहे हैं और भूजल की बर्बादी की सूचना मिलने पर नोएडा प्राधिकरण ने बिल्डर पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। सेक्टर 63 थाना क्षेत्र की चोटपुर कॉलोनी में बुधवार रात स्टैंड अप कॉमेडियन से कहासुनी के दौरान आरोपियों ने सरेआम उसकी चाकू घोंपकर हत्या कर दी। इस दौरान बीच बचाव करने आए उसके दोस्त को भी चाकू घोंपकर घायल कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायल को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां स्टैंड अप कॉमेडियन को मृत घोषित कर दिया गया। मिंडा कॉर्पोरेशन यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक प्राधिकरण क्षेत्र में 644 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। प्राधिकरण ने कंपनी को सेक्टर 24 में 22 एकड़ जमीन आवंटित की है। कंपनी दिसंबर में निर्माण कार्य शुरू करेगी और 2270 लोगों को सीधे तौर पर रोजगार देगी। कंपनी दिसंबर में निर्माण कार्य शुरू करेगी। नोएडा प्राधिकरण सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट परियोजना से 350 वर्ग मीटर वापस लेगा। बदले में प्राधिकरण सोसाइटी को बिजली आपूर्ति के लिए ग्रीन बेल्ट पर बने पावर हाउस, ट्रांसफार्मर और DG सेट के लिए जगह छोड़ेगा। एमराल्ड कोर्ट ओनर्स रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के अनुरोध पर यह फैसला लिया गया है। नोएडा इंडोर स्टेडियम को प्रो कबड्डी के लिए तैयार किया जा रहा है। दर्शकों के साथ खिलाड़ियों के लिए कोर्ट का 80% से अधिक काम पूरा हो चुका है। 10 नवंबर को शुरू हो रहे प्रो कबड्डी लीग के 11वें सीजन में खिलाड़ी यहां मुकाबला करते नजर आएंगे। दर्शकों के लिए टिकट की भी व्यवस्था की जाएगी। ग्रेटर नोएडा के जेवर एयरपोर्ट का पहला चरण 17 अप्रैल को शुरू हो जाएगा। तीसरे और चौथे चरण के लिए 2084 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण की मंजूरी मिल गई है, जिसमें 12,000 परिवार प्रभावित होंगे। इस जमीन पर टर्मिनल बिल्डिंग 3 और रनवे बनाया जाएगा।
नोएडा सेक्टर 132 में एक फर्जी कंपनी के संचालक ने 84 लैपटॉप किराए पर लेकर 35 लाख रुपए की ठगी की है। आरोपी खुद को एपी इवेंटेड मैकेनिकल प्राइवेट कंपनी का संचालक बताया था और शुरुआती किराया और सिक्योरिटी डिपॉजिट कर भरोसा जीत लिया। पीड़ित महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मनोज लंबे समय से अपराध की दुनिया में कुख्यात अपराधी के तौर पर जाना जाता रहा है। मनोज आज से उत्तर प्रदेश के टॉप 65 माफियाओं में शामिल है। गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट ने राज्य सरकार को भेजे गए 7 नामों में मनोज आरसे का नाम भी घोषित किया गया है।